1 माननीय सदस्य सुश्री ललिता बाबल। सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने मुझे विधानसभा में बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पिछले 3 साल में कितने बाल विवाह हुए, इसकी जानकारी सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, अगर नहीं तो क्यों, इसकी जानकारी सदन की मेज पर रखें। प्रश्न संख्या 2 माननीय सदस्य सुश्री अनन्या कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों द्वारा खाद्य पदार्थों की पैदावार के लिए जहरीले कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। क्या सरकार प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु किसानों के हित में योजनाएं चला रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, प्रदेश में जैविक खेती करने वाले किसानों का विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय कृषि मंत्री महोदय श्री जितेश कुमार डूडी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने और खरीद बिक्री को आसान बनाने के लिए सतत रूप से प्रयासरत हैं। किसानों को जैविक खेती करने के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में कुल 5,000 क्लस्टर क्रियान्वित किए जा रहे हैं। जैविक खेती द्वारा पर्यावरण सुरक्षित कृषि को बढ़ावा देकर के पैदावार में वृद्धि हेतु रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। खंड संख्या 2, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था में 90 जैविक उत्पादक समूह पंजीकृत है, जिनसे लगभग 20,000 से अधिक गरीब किसान जुड़ चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य सुश्री अनन्या कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहती हूँ कि क्या सरकार प्रदेश में संचालित गौशालाओं से जैविक खाद क्रिया का किसानों को सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराने का विचार रखती है। इससे एक तो गौशालाओं को आर्थिक संबल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों को कृषि के लिए जैविक खाद के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। माननीय कृषि मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कृषि विभाग के अधिकारियों, पशुपालन विभाग के अधिकारियों और गौशालाओं से जुड़ी संस्थाओं से चर्चा कर इस संबंध में अतिशीघ्र कार्रवाई करने का मैं आपको आश्वासन देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न संख्या 3 माननीय सदस्य सुश्री आस्था ममगाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है? यदि हाँ, तो इस संबंध में कितने मुकदमे दर्ज कर उन पर क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, क्या यह सही है कि तस्करी द्वारा घातक एवं नशीले पदार्थों की कॉलेज और स्कूलों के युवाओं में बेची जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई कारगर योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो फिर क्या, एवं नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 3, युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के सेवन से बचने के लिए सरकार की क्या कारगर योजनाएं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय गृह मंत्री महोदय श्री प्रतीक शर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी के विगत 3 वर्षों में 5,782 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और मात्र इतना ही नहीं, प्रशासन द्वारा उन पर कड़ी कार्यवाही भी की गई है।
गत वर्षों में पुलिस द्वारा नशा रोकने हेतु मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के कारण ही दर्ज मुकदमों में वृद्धि देखी जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दर्ज प्रकरणों में वृद्धि का तस्करी बढ़ने से कोई संबंध नहीं है। दर्ज प्रकरणों तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट आ पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड संख्या 2 के संदर्भ में जो बात माननीय सदस्य द्वारा कही गई वह ठीक नहीं है। घातक पदार्थों तथा नशीले पदार्थों की पर्यटक स्थलों, होटलों, बियर बार, कच्ची बस्ती, भीड़ भाड़ वाले स्थान, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन इत्यादि या फिर शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सप्लाई करने वाले माफियाओं का चिन्हीकरण तथा ऐसे माफियाओं के प्रति प्रभावी कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रदेश के सभी जिलों में स्पेशल टीमों का गठन किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मात्र इतना ही नहीं, समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों तथा जिला पुलिस उपायुक्तों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिनकी प्रति परिशिष्ट ब पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को जानकारी देना चाहूँगा खंड संख्या 3 के संदर्भ में कि मादक पदार्थों के बड़े सप्लायरों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करने तथा ऐसे अपराधियों पर निगरानी रखकर बालकों व युवकों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आपके माध्यम से मैं सदन में बताना चाहूँगा, इसी क्रम में युवा पीढ़ी को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाने के लिए हुक्का बार व ई सिगरेट पर पूर्व में ही पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। जारी निर्देश व प्रतिबंध की प्रतियां परिशिष्ट द पर संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है। हमारी भावी पीढ़ी को बर्बाद होने से बचाने के लिए सरकार के सारे प्रयास नाकाफी है। सरकार की सारी सतर्कता सिर्फ कागजों पर ही है। वास्तविकता में विद्यालय महाविद्यालयों के बाहर खुलेआम नशा बिक रहा है। हम इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। ठोस कार्रवाई की जरूरत है अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी, आपके अफसर आपको सही सूचना नहीं दे रहे हैं। बच्चे मतदाता नहीं हैं, इसलिए उन्हें सुना नहीं जाता। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। चलने दे, अपने अपने स्थान पर जाइए। माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया सदस्यों को कंट्रोल कीजिए। अध्यक्ष जी, क्या सदन के नेता कोई आश्वासन देना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि स्कूल एवं कॉलेजों के बाहर चल रही नशे की कारोबारी पर रोकथाम होनी ही चाहिए। नेता प्रतिपक्ष का सुझाव भी बहुत अच्छा है, तो मैं आज ही अपने अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि वे विशेष योजनाएं एवं अभियान चलाकर स्कूल एवं कॉलेज के बाहर चल रहे ऐसी गतिविधियों पर रोकथाम लगाए। माननीय उद्योग मंत्री महोदय सुश्री खुशी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में विभिन्न उद्योगों, फैक्ट्रियों, दुकानों, राजमार्गों पर बने ढाबों व घरों में चलने वाले लघु एवं कुटीर उद्योग व्यवसाय में नाबालिग बच्चों से बाल श्रम करवाने के आने के 1713 प्रकरण दर्ज हुए हैं, जिनमें से 4,399 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया गया है। दिसंबर 2018 से जनवरी 2021 तक जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा बाल श्रम की रोकथाम हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की जाकर विभिन्न विभागों की भूमिकाएं तय की गई है तथा समस्त जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला बाल श्रम टास्क फोर्स का गठन करवाया जा चुका है, जिसकी नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। बाल श्रम संबंधी शिकायत सूचना प्राप्त होने पर संबंधित विभागों यथा बाल अधिकारिता, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पुलिस श्रम व बाल कल्याण समिति सदस्य, चाइल्ड लाइन 1098 प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधि आदि के संयुक्त दल द्वारा मौके पर जाकर श्रमिक को मुक्त कराया जाकर जिले की बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है
उक्त प्रकरणों में पुलिस द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 व बाल एवं कुमार प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत वाद दायर किया जाता है। श्रम विभाग द्वारा प्रकरणों के संबंध में न्यूनतम एवं वेतन भुगतान संबंधी प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि में बाल श्रम की रोकथाम हेतु निम्न कार्य किए गए। सबसे पहला कार्य, जिलों की बाल श्रम टास्क फोर्स द्वारा समय समय पर सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों के बाहर चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के स्लोगन लिखवाने हेतु निर्देश जारी किए गए। दूसरा कार्य, विभाग द्वारा राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के तहत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र पर बाल श्रमिक रखना अपराध है के स्लोगन ऑनलाइन अंकित करवाए गए। तीसरा, पुलिस विभाग द्वारा बाल श्रम की रोकथाम हेतु निम्न अभियान चलाए गए। ऑपरेशन खुशी प्रथम चलाया, ऑपरेशन खुशी द्वितीय चलाया, ऑपरेशन खुशी तृतीय चलाया और ऑपरेशन आशा चलाया गया। चौथा कार्य, राज्य के समस्त जिला कलेक्टर्स को राज्य में बाल श्रम पर अंकुश लगाने के लिए बाल श्रम से जुड़े कानूनों की सख्ती से पालना हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए गए। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 6, माननीय सदस्य सुश्री सुरभि सुरेश भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हो गए, लेकिन आज भी देश के बच्चे बेरोजगार से मर रहे हैं। क्या हम इन 75 सालों में इतना भी नहीं कर पाए? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के अनेक शहरों में बच्चों में विटामिन डी की कमी के कारण मोटापे एवं स्वास्थ्य संबंधित अन्य बीमारियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। यदि हाँ, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2, छोटे बच्चों में विटामिन की कमी और मोटापे के संयुक्त प्रभाव के चलते डायबिटीज, हृदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। यदि हाँ, तो सरकार इसकी रोकथाम हेतु कारगर योजना बनाने का विचार रखती है। विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 3, क्या सरकार बच्चों में और अभिभावकों में शारीरिक विकास के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक, तथा नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय श्री पीयूष गोयल। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा किए गए प्रश्न के संदर्भ में बताना चाहूँगा कि जी हाँ, छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी व कम मोबिलिटी के कारण मोटापे एवं स्वास्थ्य संबंधी अन्य बीमारियां होने की संभावना रहती है, परंतु इस प्रकार का कोई चिकित्सीय अध्ययन सर्वेक्षण प्रदेश के छोटे बच्चों में अभी तक नहीं किया गया है। खंड संख्या 2, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि विटामिन की कमी एवं मोटापे के चलते डायबिटीज़, हृदय रोग और कैंसर जैसी अन्य बीमारियां होने की संभावना रहती है, परंतु इस प्रकार का कोई चिकित्सीय अध्ययन सर्वेक्षण प्रदेश में अभी तक नहीं किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राज्य के 7 जिले यथा भीलवाड़ा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर एवं श्री गंगानगर में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक NPC-DCS चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त बीमारियों की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दवाइयाँ, उपकरण एवं प्रचार प्रसार की गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही जिला चिकित्सालय के अंतर्गत NCD क्लिनिक के तहत कार्डियक केयर यूनिट, डे केयर कैंसर फैसिलिटी सेंटर बनाए जा रहे हैं। खंड संख्या 3, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में बच्चों एवं अभिभावकों में शारीरिक सौष्ठव के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु कोई ठोस कार्य योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 7, माननीय सदस्य सुश्री शानम अख्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना के बाद बदले हालात में प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन से नए प्रयास करे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 2,
वैश्विक और घरेलू पर्यटकों की संख्या में कितनी कमी आई है? आंकड़े सदन की मेज पर रखें। खंड संख्या 3, कोरोना महामारी में हुए नुकसान के आंकड़े सरकार सदन की मेज पर रखें। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय श्री सैयद फरहान हैदर। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान निजी विद्यालयों द्वारा जबरन फीस नहीं वसूलने का दबाव बनाने हेतु पूर्ण राशि का 70% लिए जाने का आदेश निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों और शिक्षा के सभी संस्थानों पर लागू किया है। साथ ही किसी अभिभावक की आर्थिक या शारीरिक स्थिति कमज़ोर होने पर उनके बच्चे से फीस न लिए जाने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। खंड 2, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कोरोना लॉकडाउन के बाद प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में एक स्मार्ट बोर्ड प्रस्तावित हैं। साथ ही शिक्षकों को सरकार द्वारा बच्चों के घर जाकर या 50% बच्चों की क्षमता के साथ विद्यालय बुलाकर पढ़ाने के आदेश हैं। खंड 3, प्रदेश में सरकारी विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट बोर्ड प्रस्तावित हैं। साथ ही शिक्षकों और विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा देने व प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रश्न माननीय वित्त मंत्री महोदय सुश्री अनुष्का राठौड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के सवालों का जवाब देने से पहले एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आ जाए, हम बच्चों के अधिकार और उनका भविष्य उनसे कभी नहीं छीनेंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इन सभी सवालों के जवाब देना चाहूँगी। पहले सवाल के संदर्भ में यह बताना चाहती हूँ कि गत 3 वर्षों में सरकार द्वारा बच्चों के शैक्षणिक विकास हेतु आवंटित एवं व्यय राशि निम्न प्रकार है। 2019 आवंटित की गई थी 68 करोड़ तथा व्यय की गई थी 65 करोड़। 2020 आवंटित की गई थी 45 करोड़ तथा व्यय की गई थी 42 करोड़। 2021 आवंटित की गई थी 59 करोड़ तथा व्यय की गई थी 52 करोड़। माननीय सदस्य का इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि कोरोना के चलते बजट की अधिकांश राशि चिकित्सा विभाग को दे दी गई थी। वह सरकार कोरोना महामारी के कारण विद्यालयों के सुचारू रूप से संचालन न होने के कारण आवंटित की गई पूर्ण राशि का शैक्षणिक विकास हेतु व्यय नहीं कर पाई। इनके खंड संख्या 2 का उत्तर देना चाहूँगी। जी हाँ, प्रदेश में संचालित विद्यालयों की मांग आने पर उपलब्धता के आधार पर अतिरिक्त बजट के लिए विचार किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। प्रश्न संख्या 10, माननीय सदस्य सुश्री दिव्यांशी चौधरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में गत 3 वर्षों में 18 से कम उम्र की बच्चियों व 18 से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म किए जा रहे हैं उसके कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? जिलेवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें। खंड संख्या 2, उपरोक्त प्रकरणों में कितने प्रकरण लंबित चल रहे हैं तथा कितने प्रकरणों में चालान पेश किए गए हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें। खंड संख्या 3, प्रकरण लंबित चलने के क्या कारण रहे? क्या सरकार किसी थाना अधिकारी या किसी जांच अधिकारी को दोषी मानती है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उन दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही सोची जा रही है? यदि हाँ, तो कब तक? वह नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें। माननीय महिला व बाल विकास मंत्री सुश्री लावण्या राठौड़। माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रदेश में विगत 3 वर्षों में 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के 5051 प्रकरण दर्ज हुए हैं। 18 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म के प्रकरणों का जिलेवार वर्षवार विवरण परिशिष्ट में संलग्न है। 2. उक्त कुल 5051 दर्ज प्रकरणों में से 2000 चालान पेश किए गए हैं।
2551 प्रकरणों में एफआईआर लगाई गई है तथा वर्तमान में कुल 500 प्रकरण लंबित चल रहे हैं। 3. प्रकरण लंबित रहने के विभिन्न कारण रहे हैं। मुख्य कारण मुलजिम का अज्ञात होना, मुलजिम का घटना के बाद अपने निवास से रुखपोश होना, मान्य न्यायालय, उच्च न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी तफ्तीश पर रोक होना, पीड़िता का नहीं मिलना या तफ्तीश से सहयोग नहीं करना, पीड़िता द्वारा समय पर धारा 164 के बयान हेतु उपस्थित नहीं होना मुख्य कारण रहे हैं। प्रकरण लंबित रहने के कोई जांच अधिकारी, थाना अधिकारी जिम्मेदार नहीं पाए गए हैं तथा न ही किसी जांच अधिकारी, थाना अधिकारी के विरुद्ध पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्रवाई प्रस्तावित है। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय सुश्री आद्या अग्रवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोयले की किल्लत के कारण विद्युत आपूर्ति एवं उपलब्धता की कमी के कारण ग्रामीण इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित रही है। इसके लिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर पैनल लगाने की योजना प्रस्तावित है। अतिशीघ्र ही ये योजना प्रस्तावित कर दी जाएगी। धन्यवाद। स्थगन प्रस्ताव माननीय सदस्य सुश्री कोंकणा दास। माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के एक नामी स्कूल के शिक्षक द्वारा छात्राओं का शोषण करने एवं उन्हें अश्लील मैसेज करने जैसा गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी शिक्षक ने ऑनलाइन क्लास के दौरान बनाए गए ग्रुप से छात्राओं के नंबर लिए और उन्हें अश्लील मैसेज किए। छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप के बाद कई पूर्ववती छात्राओं ने भी इसी प्रकार के आरोप लगाए। अध्यक्ष जी, ये तो केवल इसी स्कूल की घटना है, किंतु ऐसी कई घटनाएं समाचार पत्र में पढ़ने को मिल रही है। कुछ घटनाएं तो ऐसी भी है जिनकी रिपोर्टिंग नहीं ली जाती। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर चर्चा करवाई जाए। माननीय सदस्य श्री अच्युतम तिवारी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत आपका ध्यान इस ज्वलन समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान समय में एक समस्या तेजी से फैल रही है। आज माता पिता अपने दैनिक जीवन में व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण वह अपने छोटे छोटे बच्चों के लालन पालन के प्रति लापरवाह हो रहे हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों की शैतानियों को रोकने के लिए वह उनको स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं। बच्चों के मोबाइल फ़ोन के अत्यधिक उपयोग से उनकी मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इस कारण वह हमेशा तनाव में रहता है और उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो रहा है। युवा पीढ़ी के लिए यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। छोटे बच्चों में मोबाइल का यह नशा न केवल उनको अपने माता पिता से दूर कर रहा है, अपितु वह इसके दुष्प्रभाव से आभासी दुनिया में सिमट रहा है। मैं उक्त गंभीर समस्या के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित कर इसके समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं कि शहर की प्रत्येक आवासीय कॉलोनी में विभिन्न खेल कूद गतिविधियों हेतु बच्चों के लिए स्पोर्ट्स क्लब खोले जाए, बाल पुस्तकालय खोले जाए, ऐसे विकसित पार्क बनाएं जहां बच्चों के व्यायाम हेतु संसाधन उपलब्ध हो। वह प्रत्येक आवासीय कॉलोनी में एक सरकारी कृच संस्था हो ताकि बच्चों को स्कूल के बाद स्वच्छ वातावरण मिल सके। अतः उक्त गंभीर मामले में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जोगाराम। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान एक ज्वलंत विषय की ओर आकर्षित कर उल्लेख किया जाना है कि कोरोना महामारी के कारण शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हुई है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालयों द्वारा तो ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से शिक्षण कार्य को सुचारू रखा जा सका है। शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था इसलिए भी कारगर हुई है कि छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट, वाईफाई सुविधा आसानी से उपलब्ध हो गई है। इसके विपरीत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण से वंचित रहना पड़ा है, जिसका मुख्य कारण है ऐसे गरीब और किसानों के बच्चों के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं होना है।
कोरोना महामारी के कारण आज ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था एक उचित माध्यम उपलब्ध है, जिसके माध्यम से विषम परिस्थितियों में भी बच्चों के लिए घर बैठे शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से रखा जाना संभव है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को लागू करने हेतु सरकार की ओर से प्रत्येक विद्यार्थी और गुरुजनों को स्मार्टफोन, इंटरनेट सुविधा एवं अन्य आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और सुचारू रूप से शिक्षण कार्य चलता रहे। यहाँ विशेष रूप से यह भी उल्लेख किया जाना है कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे विद्वान शिक्षकगण हैं, विषय विशेषज्ञ शिक्षक है, जो केवल ऑनलाइन शिक्षा ही प्रदान करने में सक्षम है। शिक्षण व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से ऐसे शिक्षकों को ऑनलाइन ही शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है, जिससे उनके ज्ञानता का लाभ छात्रों को मिल सके। अतः उक्त विषय के संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराऊं। जय हिंद, आभार। माननीय सदस्य श्री एकाक्ष कंकानी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान एक ऐसे विषय पर दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ऐसे कई गरीब और असहाय लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता है। 2 वक्त का भोजन तो क्या, ऐसे गरीबों को 1 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर सक्षम और उच्च श्रेणी के लोग होटल और रेस्टोरेंट में पार्टियां करते हैं। वह अपनी इच्छा अनुसार खाना तो ले लेते हैं, किंतु व्यर्थ जूठन के रूप में छोड़ देते हैं। ऐसा करने से खाद्य सामग्री व्यर्थ जा रही है। खाद्य सामग्री के व्यर्थ होने को रोकने के लिए सरकारी स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है। इसके लिए सरकार को एक गाइडलाइन जारी कर देनी चाहिए, जिसके तहत जूठन छोड़ने वाले के साथ ही उस होटल या रेस्टोरेंट के मालिक पर भी शास्ति अधिरोपित करी जाए, और साथ ही अगर ऐसा पाया जाता है तो उस होटल या रेस्टोरेंट की ओर से 10 गरीब लोगों का 1 वक्त का खाना निःशुल्क करवाया जाए। अतः उक्त विषय पर आवश्यक कार्यवाही के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। माननीय सदस्य सुश्री अन्वेषा सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पेट्रोल व डीजल से चलने वाले चौपहिया और दुपहिया वाहनों से वातावरण दूषित हो रहा है। ऐसे वाहनों द्वारा न केवल वायु प्रदूषण हो रहा है, अपितु ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है। निरंतर फैल रहे इस प्रदूषण से आम जन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे आम जन में श्वास, अस्थमा, बहरेपन के अलावा और कई प्राणघातक बीमारियां हो रही है। मैं माननीय परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि वाहनों द्वारा उक्त फैल रहे वायु व ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के ज़्यादा से ज़्यादा संचालन को प्राथमिकता प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाएं। ई व्हीकल के उपयोग की अनिवार्यता को लागू किया जाए। माननीय सदस्य सुश्री सिद्धि सोनी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाना है। हमारे देश में आज भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांव और ढानियाँ हैं जहां पर लोगों की रूढ़िवादी सोच के कारण बेटियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है और उनको घर का काम काज करने पर मजबूर किया जा रहा है। अगर पढ़ाया भी जा रहा है तो उनको बस प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि गाँवों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है। इसी कारण बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दराज नहीं भेजा जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव, ढानी-ढानी छात्राओं के अध्ययन और शिक्षण हेतु प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षण हेतु महाविद्यालयों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलने का प्रयास करना चाहिए। मैं आपसे यह पूछना चाहूँगी कि उन बेटियों के लिए आप ऐसी कौन सी योजना लाएंगे जिनसे वो भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए? धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री लक्ष्य सेठिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पेयजल की भारी किल्लत है।
इन क्षेत्रों में निवासरत महिलाओं एवं बालिकाओं द्वारा दूर दराज पैदल जाकर कुएं, तालाबों एवं नलकूपों से पेयजल भरकर अपने अपने निवास लाना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत महिलाओं, बालिकाओं एवं पुरुषों को अपनी दिनचर्या में इस भयंकर समस्या से जूझना पड़ रहा है। मेरा जलदाय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर लेख है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गांवों, ढाणियों में बने निवासरत ग्रामीणों के मकान तक सरकारी पेयजल पाइपलाइन डाली जाए और इन पाइपलाइनों से पेयजल आपूर्ति की समुचित व्यवस्था की जाए। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल पाइपलाइनों के माध्यम से आपूर्ति की समुचित व्यवस्था करने हेतु सरकार आवश्यक कार्यवाही करे। धन्यवाद। To never miss an update from the Kids Government of Digital Bal Mela, subscribe to the YouTube channel, follow the Facebook account, the Instagram handle and the Twitter page